चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कोलरॉस लॉ, या फिर हम कह सकते हैं कंप्लीट नेम इसका क्या है, कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, तो देखो ये लॉ हमें क्या बताता है कि ये कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब इलेक्ट्रोलाइट में हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तो एक तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, दूसरा वो क्या कहता है कि ऑल इंटर आयोनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो दो काम हो रहे हैं। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में आप इनफाइनाइट अमाउंट में डाइल्यूशन कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। दूसरा, जितने भी इंटर आयोनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो डिसअपीयर हो जाएंगे। आप खुद ही सोचिए, जब सारे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिसअपीयर हो जाएंगे तो ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इंडिपेंडेंटली, क्लियर है, इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन। ठीक है, अपने साथी आयंस पर उसकी माइग्रेशन डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है ना, को आयन का मतलब जैसे कि NaCl के केस में Na पॉजिटिव का को आयन क्या हो गया Cl नेगेटिव, या Cl नेगेटिव का को आयन क्या हो गया Na पॉजिटिव। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर एक आयन इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करना शुरू कर देता है। क्लियर है, साथ ही साथ हम ये लिख सकते हैं कि ईच आयन contributes a definite share to total molar conductivity। जो इलेक्ट्रोलाइट की टोटल कंडक्टिविटी होती है उसमें प्रत्येक आयन का अपना अपना शेयर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ। अच्छा, इसका एक और तरीके से हम एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं कोलरॉस लॉ का, वो ये है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of ionic conductivities of ions present in it। ठीक है, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन इट। यानी कोलरॉस लॉ ये कहना चाहता है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। लेकिन ये ऐसा कब होगा? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। तो हम एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं, लैम्डा 0m इक्वल टू NC लैम्डा 0c प्लस NA लैम्डा 0a। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा 0m क्या है? इट इज़ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ तक आया समझ में? अच्छा, अब यहाँ पर NC और Na क्या है? तो NC हो गया नंबर ऑफ कैटायंस जितने भी रिलीज करेगा पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। Na क्या हो गया? नंबर ऑफ एनायंस हो गए। लैम्डा नॉट C क्या हो गया? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, और लैम्डा नॉट A क्या हो गया? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
एन आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये फॉर्मूला हम लगा के देखते हैं, ठीक है। चलिए मान के चलते हैं मुझे BaCl2 के लिए बात करनी है, तो BaCl2 डिसोसिएट होगा Ba2 पॉजिटिव में प्लस 2Cl नेगेटिव में। तो लैम्डा ज़ीरो BaCl2 किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा ज़ीरो Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ज़ीरो Cl नेगेटिव, ठीक है। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर देखिए डिसोसिएशन में 2Cl नेगेटिव रिलीज हो रहे हैं। उसी तरीके से अगर लैम्डा ज़ीरो AlCl3 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा ज़ीरो Al3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा ज़ीरो Cl नेगेटिव। क्लियर है। उसी तरीके से अगर आपको लैम्डा ज़ीरो Al2SO4 का होल थ्राइस ये निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ज़ीरो Al3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा ज़ीरो SO4 2 नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Al2SO4 का होल थ्राइस जब डिसोसिएट होगा तो 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, इस तरीके से। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए अब हम एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एप्लीकेशंस, कोलरोज लॉ की एप्लीकेशंस। तो नंबर 1, टू कैलकुलेट लैम्डा EQ एंड लैम्डा M एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जब हम लैम्डा M वर्सेस रूट C कर्व ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो कर्व ये आता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नीचे वाला कर्व आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा ज़ीरो M तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एक्स्ट्रापोलेशन। ये मैंने एक्स्ट्रापोलेशन किया। एक्स्ट्रापोलेशन करने के बाद मुझे वाई एक्सिस पर जो पॉइंट मिलेगा डेट इज़ लैम्डा ज़ीरो M फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लैम्डा ज़ीरो M कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा ज़ीरो M इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पैरेलल हो गया। तो ये ग्राफ पैरेलल हो जाएगा तो कभी भी आपको वाई एक्सिस पर लैम्डा ज़ीरो M की वैल्यू नहीं मिल पाएगी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्योंकि आप ग्राफ से देख ही पा रहे हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ वाई एक्सिस को कभी कट करने वाला नहीं है। तो हमें लैम्डा ज़ीरो M वीक इलेक्ट्रोलाइट का इस मेथड से नहीं मिल सकता। तो फिर कौन से मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 2 मेथड हैं, ठीक है। हम कंसीडर करते हैं, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट को कंसीडर कर लेते हैं कि हम किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा ज़ीरो M निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट वी हैव टू कैलकुलेट लैम्डा ज़ीरो फॉर CH3COOH, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा ज़ीरो CH3COOH इज इक्वल टू लैम्डा ज़ीरो CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा ज़ीरो H पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू कोलरोज लॉ। दिस इज कोलरोज लॉ, ठीक है। अब अगर मुझे लैम्डा ज़ीरो पता है, यानी आयनिक कंडक्टिविटीज़ पता है एसिटेट आयन की और H पॉजिटिव आयन की, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पुट कर दूंगा 40.9 प्लस 349.8। ऐसा करने से मेरे पास आंसर आ जाएगा 390.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो, नोन हो। किन की वैल्यूज़,
आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन, इनकी वैल्यू अननोन है। अब मान के चलिए कि अननोन नहीं, नोन है। अगर मान के चलिए हमारे पास अननोन है इनकी वैल्यूज़, फिर कैसे निकालेंगे? तब हमारे पास एक इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। तो दूसरा मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। और हम क्या मान के चल रहे हैं? लेट वी हैव टू कैलकुलेट लैम्डा 0 CH3COOH and values of lambda 0 CH3COO negative and lambda 0 H positive are unknown, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ हमारे पास अननोन है। देन सेलेक्ट 3 strong electrolytes whose sum or difference will give weak electrolyte, ठीक है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसे 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंसीडर करेंगे जिनका सम या डिफरेंस करने पर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, ठीक है। दिस इज़ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। और आपने 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किए। एक किया CH3COOA ने, दूसरा किया HCl और तीसरा किया NaCl। ये तीनों क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और इन तीनों को प्लस और माइनस करने पर हमें क्या मिल जाएगा? CH3COOH। कैसे मिलेगा वो देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू कोलरोज लॉ, लैम्डा 0 CH3COOA किसके इक्वल है? लैम्डा 0 CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा 0 Na पॉजिटिव, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है? x है। ऐसे ही लैम्डा 0 HCl क्या हो जाएगा? लैम्डा 0 H पॉजिटिव प्लस लैम्डा 0 Cl नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या हो गई? y। और लैम्डा 0 NaCl हो गया लैम्डा 0 Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा 0 Cl नेगेटिव, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई z। तो ये 1, ये 2 और 3। अब मैं क्या करता हूँ कि 1 + 2 - 3 करके देखता हूँ, ठीक है। तो 1 + 2 - 3 किया हमने, यानी लैम्डा 0 CH3COONA प्लस लैम्डा 0 HCl माइनस लैम्डा 0 NaCl, इट विल गिव यू। मैं फटाफट से लिख देता हूँ भाई, हमने LHS ऐड कर दिए। अब हम RHS ऐड करेंगे। तो RHS ऐड करने पर फटाफट से लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा? ये आ गया लैम्डा 0 H पॉजिटिव प्लस लैम्डा 0 Cl नेगेटिव। ये दोनों तो हमने ऐड कर दिए, माइनस लैम्डा 0 Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा 0 Cl नेगेटिव, ठीक है। जब आप ब्रैकेट ओपन करके इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा लैम्डा 0 CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा 0 H पॉजिटिव। अब सभी बच्चों को पता है कि लैम्डा 0 CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा 0 H पॉजिटिव किसके बराबर होता है? लैम्डा 0 CH3COOH के। और इधर इस साइड क्या है? लैम्डा 0 CH3COONA प्लस लैम्डा 0 HCl माइनस लैम्डा 0 NaCl। अब इनकी वैल्यूज़ हमें पता है x, y और z, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लैम्डा 0 CH3COOH इज इक्वल टू x प्लस y माइनस z साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है कि हाउ विल यू कैलकुलेट lambda m and
लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ पोटाश एलम। ठीक है, पोटाश एलम क्या होता है, फिटकरी होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटाश एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2 पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, 2K पॉजिटिव प्लस 2Al3 पॉजिटिव, और एक SO4 तो ये और 3 SO4 ये हो गए, तो 4SO4 2 नेगेटिव, और ये H2 ब्रेक नहीं होते बिकॉज दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें लैम्डा M निकालना है किसका, पोटाश एलम का, तो लैम्डा M निकालना है पोटाश एलम का, तो वो किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 0 M ऑफ K पॉजिटिव। 2 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि 2K पॉजिटिव आयन रिलीज किए हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 0 M ऑफ Al3 पॉजिटिव, प्लस 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा 0 M ऑफ SO4 2 नेगेटिव। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला लगा के हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं पोटाश एलम की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नाउ आपको पता है कि लैम्डा 0 M इज इक्वल टू लैम्डा 0 EQ इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये पिछली वीडियो में मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू लैम्डा 0 M अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। तो ज़रा देखते हैं टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ देखने को कितना मिल रहा है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव चार्ज तो ये हो गए और 6 पॉजिटिव चार्ज ये हो गए, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 8 है। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि ये हो जाएगा लैम्डा 0 M अपॉन में 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्ट COOK.COONA गिवन आयनिक कंडक्टिविटी इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ऑक्सलेट आयन, पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयन्स आर 148.2, 50.1 एंड 73.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको जो सॉल्ट दे रखा है वो सॉल्ट है आपका COOK जब ये डिसोसिएट होगा तो COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव, इसी को हम C2O4 2 नेगेटिव भी लिख सकते हैं या फिर OX 2 नेगेटिव भी लिख सकते हैं, इसी को कहते हैं ऑक्सलेट आयन। ठीक है, C2O4 2 नेगेटिव। तो एक तो मुझे मिलेगा ऑक्सलेट आयन, एक मिलेगा पोटेशियम आयन और एक मिलेगा सोडियम आयन। तो 3 आयन मिल गए हमें, ऑक्सलेट आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन। अब मुझे निकालना है लैम्डा 0 M इस सॉल्ट का। तो लैम्डा 0 M कोलरॉस लॉ लगाएंगे तो वो हो जाएगा लैम्डा 0 ऑफ ऑक्सलेट आयन प्लस लैम्डा 0 ऑफ पोटेशियम आयन प्लस लैम्डा 0 ऑफ सोडियम आयन। ऑक्सलेट आयन का लैम्डा 0 कितना है 148.2, पोटेशियम आयन का 50.1
और सोडियम आयन का 73.5। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 271.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ तक तो ये आ गया हमारा मोलर कंडक्टिविटी। अब हमें निकालनी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो में ही डेरिवेशन कर चुके हैं। तो लैम्डा 0m कितना निकल गया है 271.8 अपॉन वैलेंसी फैक्टर इज 2। कैसे है 2? तो आप ज़रा देखेंगे कि टोटल नेगेटिव आयन कितना है 2 नेगेटिव, या फिर कैलकुलेट करें टोटल पॉजिटिव आयन कितना है 2। तो नेगेटिव आयन भी 2, पॉजिटिव आयन भी 2, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 होने वाला है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 135.9। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, चलिए अब हम अगली एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं कॉलरॉज लॉ की। और अगली एप्लीकेशन है टू इवेलुएट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टू कैलकुलेट अल्फा। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, तो इसके लिए सीधे सीधे हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन concentration and this is molar conductivity at infinite dilution। ठीक है, किसी भी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी हो गया लैम्डा एम और ऊपर सी लगा दिया, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्डा 0m होता ही है। ठीक है, एक और एप्लीकेशन है, सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन पर फिर हम एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे। तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है कॉलरॉज लॉ की, वो देख लेते हैं। थर्ड एप्लीकेशन हो गई टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखिए हम एक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर कर लेते हैं ए बी टाइप इलेक्ट्रोलाइट, और उसका डिसोसिएशन क्या होगा। तो कंसीडर द डिसोसिएशन ऑफ ए बी टाइप इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हमारे पास एक ए बी टाइप इलेक्ट्रोलाइट है और उसका डिसोसिएशन कैसे होगा तो वो देख लेते हैं। वो हो गया ए बी गिव्स ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। ठीक है, एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। मान के चलते हैं ए बी की कंसंट्रेशन सी है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है टी इक्वल टू 0 पे 0 रहती है। अब जैसे ही ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी तो एट इक्विलिब्रियम मान के चलिए ए बी की कंसंट्रेशन घट के सी माइनस सी अल्फ़ा रह जाती है, तो ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव की कितनी हो जाएगी सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा। ये 11th क्लास में आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। चलिए अब हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इस कैपिटल के, और उसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट बच्चों क्या शो करता है, ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट्स मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये मोलर कंसंट्रेशन है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। ठीक है, तो वो कितनी है इक्विलिब्रियम पर, ये भी कंसंट्रेशन कम मेजर करनी है इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पर क्या क्या कंसंट्रेशन है वो हम यहाँ से देखेंगे। तो ए पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हो गई सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा अपॉन
सी माइनस सी अल्फ़ा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर हो गया अपॉन सी 1 माइनस अल्फ़ा हो गया। सी से ये सी एक 1 टाइम चला गया तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब हम यहाँ चाहें तो अल्फ़ा का फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। वो क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन V अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, कैसे भी कुछ भी फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो। तो अल्फ़ा का ये फॉर्मूला आप ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आने वाला है, वो आएगा K इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर यानी लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा यानी लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली जो आपका रिलेशन निकल के आएगा, सॉल्व करोगे जब आप इसे, तो वो आएगा सी इंटू लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन लैम्डा 0 एम माइनस लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन इंटू लैम्डा 0 एम। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट को डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है भाई, चलिए अब मान के चलिए हमारे पास ए बी टाइप इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, AXBY टाइप इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, फॉर AXBY टाइप इलेक्ट्रोलाइट, फॉर AXBY टाइप इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका डिसोसिएशन कैसे करेंगे, AXBY will give you X moles of A plus Y and Y moles of B minus X at t equal to 0 second. Number of moles of AXBY is 1 और प्रोडक्ट के मोल्स कितने हो गए 0। एट इक्विलिब्रियम AXBY के रिमेनिंग मोल्स कितने रहे 1 माइनस अल्फ़ा, तो इनके कितने मोल्स हो जाएंगे X टाइम्स ऑफ अल्फ़ा एंड Y टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और सबको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तब आती है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इनमें वॉल्यूम का डिवाइड करना पड़ेगा तब कंसंट्रेशन आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का डिवाइड करूँ मैं इसमें तो 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन V, तो ये कंसंट्रेशन निकल के आई। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा X अल्फ़ा अपॉन V, ये कंसंट्रेशन हो गई, Y अल्फ़ा अपॉन V, ये इसकी कंसंट्रेशन हो गई। अब मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकलेगा, ज़रा ध्यान से देखिए। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि AXBY will give you X mole of A plus Y plus Y moles of B minus X। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और जो ये स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर की फॉर्म में आ जाता है इनटू B माइनस एक्स की कंसंट्रेशन की पावर Y अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AXBY, यानी जो ये स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं वो पावर के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, अब A प्लस वाई की क्या कॉन्सेंट्रेशन है ज़रा देख के बताएंगे। तो A प्लस वाई की कॉन्सेंट्रेशन आपको कितनी दे रखी है, X अल्फ़ा अपॉन V, ये पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों
एक्स अल्फ़ा अपॉन वी की पावर एक्स, ऐसे ही इसकी लिख देंगे वाई अल्फ़ा अपॉन वी की पावर एक्स, और ए एक्स बी वाई की क्या है 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन वी। क्लियर है। अब चाहें तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, इस फॉर्मूला में जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू क्या है लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या ज़ीरो कंसंट्रेशन। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या दे रखा है, लैम्डा 0m दे रखा है आपको NH4Cl, NaOH और NaCl का, ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, यानी यहाँ पर आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, सेंटी नॉर्मल का मतलब है 10 की पावर -2n। सबको पता है, कुछ प्रीफिक्सेस आपने सीखे होंगे 11th क्लास में। सेंटी का मतलब क्या होता है 10 की पावर -2, मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3। तो यहाँ आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है, यानी गिवन कंसंट्रेशन पर आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है 9.33। तो आपको परसेंटेज डिसोसिएशन यानी अल्फ़ा निकालना है परसेंटेज में। ऑल्सो कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कैपिटल के भी आप। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अकॉर्डिंग टू कोल्डोस लॉ, लैम्डा नॉट NH4OH को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा नॉट NH4Cl प्लस लैम्डा नॉट NaOH माइनस लैम्डा नॉट NaCl। ठीक है, अब हमें इनकी वैल्यूज़ दे रखी है। NH4Cl के लिए 129.8, NaOH के लिए 217.4 और NaCl के लिए 108.9। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो लैम्डा 0 NH4OH आ गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, और गिवन कंसंट्रेशन पर हमें NH4OH का लैम्डा एम कितना दे रखा है 9.33 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये गिवन है क्वेश्चन में, चाहो तो आप देख सकते हो। तो अल्फ़ा के लिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था। अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 0.0392। पर वो परसेंटेज डिसोसिएशन की कह रहा है, यानी अल्फ़ा निकालना है आपको परसेंटेज में, तो 100 का मल्टीप्लाई करके ये आपका आ जाएगा 3.92%। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो आपको पता है कि NH4OH जो है वो AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट है। तो AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, C♭² अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर बच्चों C क्या है, C इज़ कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी आपको पता होनी चाहिए, पर हमें मोलैरिटी ना देके नॉर्मेलिटी दे रखी है। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी हमें कितनी दे रखी है, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन यानी 10 की पावर -2, और वैलेंसी फैक्टर NH4OH के लिए क्या होगा 1। वैलेंसी फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हो कि NH4OH है और ये कितने पॉजिटिव चार्ज या कितने नेगेटिव चार्ज रिलीज़ करता है, डेट इज़ 1, इसलिए वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। तो M इज़ इक्वल टू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। इसलिए हम यहाँ कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 10 की पावर -2। अल्फ़ा अभी हमने निकाला था, कितना था 0.0392 अपॉन 1 माइनस 0.0392। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, डेट इज़
599 इंटू 10⁻⁻5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 m एसिटिक एसिड इज 4.95 इंटू 10⁻⁻5। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लैम्डा 0 फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। आपको दे रखी है कंडक्टिविटी कप्पा 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है मोलैरिटी 0.001028 मोल पर लीटर, ये आपको मोलैरिटी दे रखी है। तो यहाँ से आप लैम्डा एम निकाल लोगे एट गिवन कंसंट्रेशन, कौन से फॉर्मूला से, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, यानी 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन एम हो गया 0.001028। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आ गई आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। और क्वेश्चन के अंदर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है कितना, 390.5। ठीक है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब आप अल्फ़ा निकाल लोगे, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या फॉर्मूला है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वैल्यूज पुट करें 48.15 डिवाइडेड बाई 390.5, तो ये आएगा 0.1233। ठीक है, अब अल्फा आ गया तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला आपको पता है, K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा सी, यानी मोलैरिटी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 0.001028 अल्फा स्क्वायर, यानी 0.1233 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.1233, यह आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ठीक है, चलिए अब चौथी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। चौथी एप्लीकेशन है कॉलरॉस लॉ की, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स जैसे कि AgCl, BaSO4, PbSO4, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। और ये होते क्या हैं, विच डिज़ोल्व टू अ वेरी स्मॉल अमाउंट इन वाटर। ठीक है, जो पानी के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। जैसे मान के चलिए कि 1000 ग्राम वाटर के अंदर केवल 5 ग्राम AgCl डिज़ोल्व होता है। तो आप देखिए सॉल्वेंट हमारा 1000 ग्राम है और सॉल्यूट जो डिज़ोल्व हुआ है वो केवल 5 ग्राम है। तो इतना कम अमाउंट जो है डिज़ोल्व होता है, ऐसे सभी सॉल्ट्स को स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। अब आप खुद ही समझिए कि 1000 ग्राम के सामने ये 5 ग्राम AgCl क्या है, नेग्लिजिबल है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर 1000 ग्राम जो वाटर है वो क्या हो गया, वो हो गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। भाई 5 ग्राम के कंपैरिजन में 1000 ग्राम वाटर को हम क्या समझ सकते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन समझ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि द सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स आर इनफाइनाइटली डाइल्यूट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ कि एज दे डिज़ोल्व वेरी लिटिल their solutions are infinitely dilute। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात,
इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, देयर सॉल्यूशंस आर सैचुरेटेड। क्यों कह सकते हैं इस लाइन को हम, इनके सॉल्यूशन सैचुरेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि अभी बताया कि 1000 ग्राम पानी में 5 ग्राम AgCl आप मिला सकते हो, 5 ग्राम से ज़्यादा AgCl आप उसमें मिला ही नहीं पाओगे, तो वो कैसा सॉल्यूशन हो गया? सैचुरेटेड हो गया। तो दो कंडीशन हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया और इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो गया। तो इन कंडीशंस को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। कैसे? आपको पता है कि लैम्डा m इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये फॉर्मूला सब जानते हैं। अब क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं उनके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट होते हैं, तो हम लैम्डा m को लैम्डा 0m लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिख सकते हैं। इट इज़ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000, और यहाँ मोलैरिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सॉल्युबिलिटी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की क्या डेफिनेशन है? सॉल्युबिलिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, इसलिए हम यहाँ मोलैरिटी की जगह पर सॉल्युबिलिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप इजीली सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो। और कैसे? फॉर्मूला हो गया सॉल्युबिलिटी इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन लैम्डा 0m। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज 1.382 इंटू 10 की पावर -6। फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी गिवन आयनिक कंडक्टेंसेज ऑफ Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर 61.9 एंड 76.3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे लैम्डा 0 AgCl का, और कोलरॉस लॉ एप्लीकेबल है यहाँ पर, तो लैम्डा 0 Ag पॉजिटिव प्लस लैम्डा 0 Cl नेगेटिव हो जाएगा। अब Ag पॉजिटिव की कंडक्टेंस कितनी दे रखी है? 61.9 और Cl नेगेटिव की 76.3, तो इसको सॉल्व करके 138.2 आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सीधे सीधे सॉल्युबिलिटी का जो अभी फॉर्मूला बताया था वो यूज़ करना है। सॉल्युबिलिटी होता है बच्चों K इंटू 1000 अपॉन में लैम्डा 0m। ठीक है, K यानी कप्पा, कप्पा की वैल्यू हमें यानी कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 1.382 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1000 अपॉन 138.2। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। ठीक है, और अगर आपको ग्राम पर लीटर में चाहिए तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 10 की पावर -5 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl, तो ये आंसर आ जाएगा आपका ग्राम पर लीटर में, तो वो हो जाएगा 143.5 का मल्टीप्लाई, डेट इज़ मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl, तो ये हो गया 1.435 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए पांचवी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। पांचवी एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखिए वी नो डैट द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू 349.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, एंड आयनिक कंडक्टेंस ऑफ OH नेगेटिव इज 198.5, और जो कंडक्टिविटी होती है कप्पा प्योर वाटर की
प्योर वाटर की कंडक्टिविटी होती है 5.54 इंटू 10⁻⁸ साइमन पर सेंटीमीटर। ये नोन वैल्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, और इन सभी वैल्यूज़ की हेल्प से हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं कहूँ लैम्डा नॉट H2O का हमें निकालना है तो वो हो जाएगा लैम्डा 0 H पॉजिटिव प्लस लैम्डा 0 OH नेगेटिव। इनके वैल्यूज़ पुट करें 349.8 प्लस 198.5, तो ये आ जाएगा 548.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। अब लैम्डा 0m का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू 1000/m। ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यूज पुट करें तो लैम्डा 0m अभी हमने निकाला, कितना निकाला? 548.3 इक्वल टू कप्पा की वैल्यू कितनी है? वो है 5.54 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, इंटू 1000 में आ जाएगा m यानी कि कंसंट्रेशन। तो यहाँ से कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.01 इंटू 10⁻⁷। ये कंसंट्रेशन किसकी है बच्चों? H पॉजिटिव आयन की या OH नेगेटिव आयन की? क्योंकि प्योर वाटर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो अब हमें निकालना है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? KW से, और ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन लगभग 1.01 इंटू 10⁻⁷ है। उसका स्क्वायर करेंगे तो ये लगभग आपकी 1 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं कोलरॉस लॉ की हेल्प से। चलिए लास्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं हम कोलरॉस लॉ की, टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटीज़। ये एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी क्या होता है? इट इज़ द स्पीड ऑफ आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू अप्लाइड EMF डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटीज़ को। ठीक है। तो देखिए, इट इज़ फाउंड दैट आयनिक conductance is directly proportional to absolute ionic mobility। ठीक है, यानी लैम्डा नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U। एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं? U नॉट लिख देते हैं क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात कर रहे हैं। तो अब ये फॉर्मूला एनायन के लिए लगाऊं मैं, तो फॉर एनायन ये हो जाएगा लैम्डा नॉट A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू UA नॉट। ठीक है। तो इससे जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे कांस्टेंट आएगा F इज कॉल्ड फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम। और लैम्डा नॉट A क्या है? ये हो गई आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन। ठीक है। और UA नॉट क्या है यहाँ पर? तो हम लिख सकते हैं UA नॉट इज एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है। सिमिलरली हम कैटायंस के लिए भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर कैटायंस फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा
नॉट C इक्वल टू F U नॉट से। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से हम एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटीज़ निकाल सकते हैं, यानी एनाइन और कैटाइन के आयनिक मोबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।